चलो। तो माय फ्रेंड, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कल के क्लास में? पिछले जो क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था। और क्या देखा था? हैं? और ईएमएफ का प्रोडक्शन भी देखा था। और हम लोगों ने देखा था वाइंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग, स्लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। और उसके उस वाइंडिंग पे कैसे आपका ईएमएफ बदलता है और कैसे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो आज माय फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज करते हैं, आज क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास रखते हैं। मतलब आज हम लोग पूरे वो जो अभी तक के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे, मतलब क्या करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, तभी तो काम आएगा ना। इसलिए न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आपको न्यूमेरिकल में अप्रोच लगाना नहीं आएगा तब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर सकते। ठीक है। तो माय फ्रेंड, पहला क्वेश्चन से मैं चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन ए लिख रहा हूँ मैं, आप इसका आंसर बताओ। 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, कांस्टेंट, नन ऑफ द अबोव। नन ऑफ द अबोव। ठीक है, एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। किसका फोन है भाई? व्हाट विल बी चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस? ठीक है। व्हाट विल बी चेंज इन द ईएमएफ इंड्यूस इफ इफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका? इफ फ्लक्स इज 20% इंक्रीज, है ना, या डिक्रीज, एंड स्पीड इज 20% इंक्रीज। बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस? इसको लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस इफ फ्लक्स इज रिड्यूस बाय 20% एंड स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%? क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहां से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। ये क्या बोल रहे हैं? कई लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो पहला मिस्टेक आप करोगे मैं उसको बताता हूँ। आपको क्या पता है? E इज प्रोपोर्शनल टू एन फाइव। यदि मेरा स्पीड जो है वो 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है, यदि मेरा स्पीड 20% इंक्रीज हुआ और मेरा जो फ्लक्स है वो क्या हो गया? 20% डिक्रीज हुआ, तो फिर ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? क्योंकि स्पीड मेरा 20% इंक्रीज हुआ, फ्लक्स मेरा 20% डिक्रीज हुआ। बट यदि ये अप्रोच लगाओगे, इट इज रॉन्ग। कांस्टेंट आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस बाई 20% बोल रहा है। मतलब प्रीवियस वैल्यू का 20% आपको और घटाना है प्रीवियस वैल्यू से। कहने का मतलब है, यदि मैं मान लेता हूँ कि मेरा ईएमएफ पहले E1 था, उस टाइम में मेरा स्पीड N1 था और मेरा फ्लक्स क्या था? 5 1 है। और जब मेरा ईएमएफ आया E2, तो नेक्स्ट ईएमएफ आया, तो नेक्स्ट स्पीड क्या था? N2। और उस टाइम फ्लक्स क्या था? 5 2। अब मेरे क्वेश्चन में क्या बोलता है? मेरे क्वेश्चन में बोलता है कि N2 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है? स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब स्पीड जो है प्रीवियस वैल्यू और उसमें और 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो N1 था, उस N1 में उस इसका 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब 20/100 इंटू N1, 1.2 N1। समझ आया? सिमिलरली फ्लक्स 5 2 इज इक्वल टू 5 1। इसमें डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ। कितना? उसके प्रीवियस वैल्यू का, और उसमें 20% उसमें कम हुआ। मतलब 20% कम कर दो
टोटल वैल्यू में से 20% क्या कर दो आप, घटा दो। ये टोटल वैल्यू था पहले फ्लक्स का, उसमें 20% घटा दिया मैंने, तो ये 20% घटाया, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, 1 - 20 है ना, 0.8, 0.8 I1। ठीक है, क्लियर, समझ आया कि नहीं, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, अब आपको परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। क्या निकालना है आपको, परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ। तो कैसे निकालोगे, पहले तो ईएमएफ ही निकालना पड़ेगा ना। तो E2/E1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, N2/2 डिवाइड बाई N1/1। N2 की वैल्यू क्या है, 1.2 N1 है, 2 की वैल्यू क्या है, 0.8, 1 है, डिवाइड बाई N1 और 1। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ रहा है, E2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 0.8 E1, 12×96, मतलब 0.96 E1 का 0.96 E1। अब ये क्या बोल रहा है, आपको परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ निकालना है। परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ, तो परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ E2 क्या होगा आपका, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, प्रीवियस वैल्यू मतलब E1। ठीक है, E1, तो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1 इंटू 100। तो E1 माइनस E2 कितना है आपका, 0.96 E1 डिवाइड बाई E1। इसको ऐसा कर लो, E2 माइनस E1 कर लो, है ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईएमएफ E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E1 इंटू 100। ठीक है, तो E2 कितना है आपका, 0.96 E1 माइनस E1 डिवाइड बाई E1 इंटू 100। ठीक है, तो 0.96 माइनस 1 कितना आएगा, 0.04, यही आएगा ना। 0.96 बार देख लो, हाँ माइनस में 0.04 इंटू 100, मतलब माइनस मतलब क्या दिखाता है, डिक्रीज। कॉमन सी बात है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज बाई 4%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज बाई, ये ठीक है ना, आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेना, स्पीड नहीं, डिक्रीज बाई 4% ईएमएफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन डी। अब समझ आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो भी गलती कर सकता है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो ऐसी चीज मत करना। What will be the percentage change in induced EMF if flux is reduced by 20% and speed is increased by 20%, मतलब अपने प्रीवियस वैल्यू का और 20% इंक्रीज हो गया और अपने प्रीवियस वैल्यू का 20% और डिक्रीज हुआ, ये मैंने किया। ठीक है, समझ आया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ये, अब दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 4 पोल लैप कनेक्टेड डीसी मशीन है, ठीक है, हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस, हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। यहाँ पर लिखना लैप वाइंडिंग, क्यों लैप वाइंडिंग मैंने लिख दिया, याद नहीं है मेरे को क्वेश्चन, लेकिन मैंने तुम्हारे पढ़ने के पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया था कि क्या पूछा है ना।
अब इसमें है ना, फाइंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन व्हेन रीवाउंड फॉर वेव वाइंडिंग। ठीक है, बोल रहा है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको मैंने मशीन के आर्मेचर को मैंने स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसके कनेक्शन को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, मैंने वेव वाइंडिंग बनाया। इस वजह से मैंने ये एज्यूम किया कि भाई यदि मैं वेव वाइंडिंग बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले क्या था, लैप वाइंडिंग। इसलिए मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इसको लैप वाइंडिंग माना। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ना भी दे तो भी आपको लैप वाइंडिंग मानना है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। सॉल्व। तो एक साइड में क्या लिख देता हूँ, लैप वाइंडिंग, इससे कंपेयर करते बनेगा आपको। और एक साथ में क्या लिख देता हूँ, वेव वाइंडिंग। क्या निकालना है भाई इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर्मेचर का। मेरा एक क्वेश्चन आप ये बताओ कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग ये दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आएगा। यदि लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RL है और वेव वाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस RW है, तो कौन ज़्यादा होगा, RL ज़्यादा होगा कि RW ज़्यादा होगा, ये बताओ। RL ज़्यादा होगा कि RW ज़्यादा होगा। ये पहले चीज, क्यों मैं ये चीज को आपको पूछ रहा हूँ, क्यों मैं ये चीज को पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए 0.1 ओम, ऑप्शन बी 0.3 ओम, 0.6 ओम। ठीक है, ऑप्शन सी 0.02 ओम, ऑप्शन डी 0.01 ओम। ये आपको दे देंगे ऑप्शन और बोलोगे कि इसका आंसर बताओ। ये मान लो आपका ऑप्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझो, मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर कर रहा हूँ। अब ये आप नहीं भी पता है तो भी तो आपको कैलकुलेशन में पहले दिमाग मत लगाना। वेव वाइंडिंग मतलब सीरीज, लैप वाइंडिंग मतलब पैरेलल। कंडक्टर ऑलमोस्ट ज्यादा कंडक्टर सीरीज में होके दो पैरेलल पाथ में, इसमें क्या है, सभी कंडक्टर को सीरीज में करके पैरेलल पाथ में समझाऊंगा तब और समझ आएगा, लेकिन उसको समझो, क्या बोलते, ट्रिक, ट्रिक को समझो। ऐसा एज्यूम करना कि ये पैरेलल होता है, ये सीरीज होता है, ये पढ़ाया था मैंने अब पिछले क्लास में। ठीक है, यदि ये सीरीज होता है तो जो RW होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, RL से ज़्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो RL की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 0.15 ओम। तो मेरा जो RW की जो वैल्यू आएगी ना, RW की जो भी वैल्यू आएगी मेरी, वो क्या आएगी, 0.15 से ज़्यादा आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। 0.15 से क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा। तो 0.15 से ज़्यादा ऑप्शन खोजो, ये तो और कम है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट ठीक है ना। ऐसा मतलब आपको एक तरीका आना चाहिए। ये तरीका मतलब आपको अंदर से निकलेगा नहीं, ये तरीका आपको प्रैक्टिस से आएगा। कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ आना चाहिए, समझे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे को, मैं इधर लिख लेता हूँ लैप वाइंडिंग, और इधर मैं क्या लिख लेता हूँ माय फ्रेंड, वेव वाइंडिंग। एकदम पिक्चर क्लियर। लैप वाइंडिंग में क्या है, मेरे को ये दिया है कि A इज इक्वल टू पी एंड P इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। टोटल 4 नंबर ऑफ पोल्स है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। A इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू 4, मतलब मेरे 4 पैरेलल पाथ है। मैं एक काम करता हूँ, तो एज्यूम करता हूँ
एज्यूम करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू जेड। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं भैया, जेड। और ईच कंडक्टर कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1। ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में काम आएगा। अब मेरे कितने पैरेलल पाथ हैं लेफ्ट वाइंडिंग में, कितने पैरेलल पाथ है, 4 पैरेलल पाथ है। लेफ्ट वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ है मेरे, 4 पैरेलल पाथ है। तो मैं 4 पैरेलल पाथ बनाऊंगा। ये हो गया मेरा ब्रश। अब देखो, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है भाई बताओ तो, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है बताओ मेरे को एक बार जरा। देख के बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। ये ब्रश है ना, और ये जो वैल्यू है आपका, ये आर एल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मेरे को क्या दिया हुआ है, 0.15 ओम। देखो मैं एकदम डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझो चीज़ों को। इसको हटा देते हैं यार, वेव वाइंडिंग को बाद में करेंगे, पहले लैब का ही कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या माना है कि मेरा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने, एक कंडक्टर R1 है। मेरा ये बोलना है कि यदि मेरा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z है, तो यहाँ भी उतना ही रेजिस्टेंस होगा, तो Z/4 में कंडक्टर को डिवाइड करूंगा कि नहीं, एक Z/4 यहाँ, Z/4, 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 चारों को जोड़ूंगा तो इक्वल टू क्या आएगा, Z आएगा कि नहीं, समझ आया। क्योंकि कितने पाथ है मेरे, 4 पैरेलल पाथ है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तो ये टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, यहाँ का Z/4 है, यहाँ का भी Z/4 है, यहाँ का भी Z/4 है, यहाँ का भी Z/4 है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। और आर एल इज इक्वल टू 0.15 ओम है। अब देखो, तो आर एल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं मेरे, 4 है ना, और टोटल नंबर ऑफ सीरीज में जो कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है, Z/4। क्यों Z/4 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z है, और आर्मेचर में मैंने कुछ को सीरीज किया, फिर बच सबको इक्वली डिवाइड करके मैंने उसको पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो R1 इंटू Z/4 लिख सकता हूँ कि एक पाथ का, एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R1 प्लस R1 अप टू Z/4 तक, तो टोटल सीरीज कितना हो जाएगा, R1 इंटू Z/4। फिर ये पैरेलल होगा किसके, दूसरा पाथ के, R1 Z/4। समझो, मैं लिखना चाहता तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R1 Z/4, मतलब चारों क्या हो गए, पैरेलल में आपके कनेक्टेड है। यहाँ तक की चीजें क्लियर, कोई डाउट है, नो। तो आर एल इज इक्वल टू, R1 इंटू Z/4 डिवाइड बाई 4, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 4 पैरेलल पाथ है। ठीक है भाई, तो आर एल इज इक्वल टू R1 इंटू Z/4 इंटू 4, ठीक है।
अब 4 एक्चुअल में है क्या, मतलब मैं यहाँ से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ से कुछ मैं और भी क्वेश्चन जो निकल सकते हैं आपके, मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट फिर ये आपको यूज करना है। ये 4 क्या है भैया, ये 4 क्या है आपका, पी, नंबर ऑफ पोल। हाँ, क्या है 4 आपका, नंबर ऑफ पोल। तो लैप वाइंडिंग में R1 इंटू जेड डिवाइड बाई पी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यदि आपको बोल दिया, आपको सब वैल्यू दे दिया और बोलेगा कि ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल के बताओ, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, R1 इज इक्वल टू RL डिवाइड बाई जेड इंटू पी का स्क्वायर। पढ़े हो ये फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा ये सब, बुक बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया रहा है आपको। लिख लो भैया। फॉर लैप वाइंडिंग, RL क्या है, लैप वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्मेचर के अक्रॉस, ठीक है। R1 क्या है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, और P क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मतलब आपको कॉन्सेप्ट निकल सकता है, ठीक है। अब ये पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको पिक्चर। तो यहाँ से हमारा RL, यहाँ से हमारा R1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, RL इंटू 16 डिवाइड बाई Z, यही निकलेगा ना। RL, RL की वैल्यू कितनी दी है भैया, 0.15 ओम इंटू 16 डिवाइड बाई Z। तो मेरे को एक कंडक्टर की वैल्यू मेरे को पता चल गया है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को क्या हो गया, पता चल गया है, ठीक है। अब मैं इसको वेव वाइंडिंग में बदलता हूँ। जब मैं इसको वेव वाइंडिंग में बदलूंगा सेम कंडक्टर को, तो क्या होगा, A इज इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ पाथ 2 आर्मेचर में। तो यहाँ बना दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ पाथ, ये एक कंडक्टर कितना है मेरा, Z, Z, ठीक है। ध्यान से समझना, एक की वैल्यू क्या है मेरा, R1, एक कंडक्टर की। टोटल कितने कंडक्टर है, Z, तो एक पाथ में कितना यूज होगा, Z/2, ठीक है। वहां कितना यूज हो रहा था, Z/4, 2 क्या है यहाँ पास, पैरेलल पाथ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और ये क्या है आपका, RW इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर व्हेन वे वाइंडिंग इज, है ना, वे वाइंडिंग जब रहेगा तब। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है भाई। तो RW इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, RW इज इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 इंटू Z/2 पैरेलल विथ R1 इंटू Z/2। लिख सकते हैं कि नहीं, तुम बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐसे निकाल के दूंगा ना आपको, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, RW की, RW की वैल्यू क्या आएगी, R1, R1 Z/2 इंटू 2 आएगा कि नहीं, पैरेलल पर डिवाइड बाई 2 करेंगे अपन, करेंगे कि नहीं, करेंगे ना, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू क्या है आर डब्ल्यू की, R1 Z डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। 2 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखना, आप ये बताओ मेरे को, आप मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये जो है वो वेव वाइंडिंग में दो ही रहते हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या होता है, इज डिपेंड अपॉन द पोल। ठीक है, इज डिपेंड अपॉन द पोल। अब मेरे को ये बताओ यहाँ से R1 की वैल्यू क्या निकलेगी, R1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आर डब्ल्यू डिवाइड बाई जेड इंटू 4। ये 4 हमेशा कांस्टेंट है, इस नॉट, ये किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या, ये किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या, या किसी क्वेश्चन पे डिपेंड किया है, क्योंकि भाई जेड कंडक्टर होगा तो जेड बाई टू लगेगा ही, चाहे जेड की कोई भी वैल्यू रहे, और दो पैरेलल पाथ रहेगा ही। तो ये जो 4 है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता वेव वाइंडिंग में, लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या होता है, वो पोल्स पे डिपेंड करता है। अब मेरे को बताओ, ये आपको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन क्या है आपका 2 है, और इधर क्या है देखो, कहाँ गया, किधर लिखा R1 की वैल्यू, ये आपका क्या है इक्वेशन 1 है। अब दोनों को बराबर है कि नहीं दोनों, ये भी R1 इज इक्वल टू RL डिवाइड बाई जेड इंटू पी स्क्वायर है, और ये क्या है आपका R1 इज इक्वल टू आर डब्ल्यू डिवाइड बाई जेड इंटू 4। तो दोनों को मैं एक समान लिख दूं, हाँ, तो आर एल इज इक्वल टू आर डब्ल्यू डिवाइड बाई जेड इंटू 4 स्क्वायर, आर डब्ल्यू डिवाइड बाई जेड इंटू 4 है, सॉरी, है ना, और यहाँ क्या है आर एल डिवाइड बाई जेड इंटू डी का स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब दोनों में रिलेशन निकाल देंगे, इसको काट दो इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो इसको काट दो, तो मेरे को क्या निकालना है, अभी आर डब्ल्यू निकालना है, तो आर डब्ल्यू डिवाइड बाई आर एल, ऐसा कर दो, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है ना, फार्मूला ऑलवेज, चलो रखो, तो वैल्यू क्या आएगा, इससे ये पता चल रहा है ना आपको, चलो रखो, आर डब्ल्यू पी का वैल्यू कितना है, 4 है ना, 4 है, 4 पोल मशीन है ना, तो 4 × 4 डिवाइड बाई 4 × R L, तो 4 कट जाएगा, तो आर डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 × RL। क्लियर, ये फार्मूला वैलिड है, पढ़े हो ऐसा फार्मूला, बुक में नहीं दिया है, बोलोगे सर, तो 4 × 0.15, 15×4 = 60, 2 0.6 आंसर। अब इतना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट समरी में लिखो ये फार्मूला। कभी भी आपका क्वेश्चन आया और आपको बोला कि आपका, मान लो मैं इसी से 2-3 क्वेश्चन बना देता हूँ, इफ पोल, इफ इफ पोल इज इक्वल टू 2, देन देन रेशियो ऑफ लैप वाइंडिंग, आप बताओगे इसका आंसर, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग इज, वेव वाइंडिंग इज, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी
1:2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो बताओ इसका आंसर। देखो मतलब मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज को समझो, है ना। इट इज टू इजी, है ना। क्या है आंसर? अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको ये बोला है कि RL/RW पूछा है। यहाँ बस देखो फार्मूला, ये क्या है, RW/RL है। तो पहले इस फार्मूला को लिख लो आप कि RW/RL इज इक्वल टू P²4। ठीक है, अब उसको उल्टा कर लो, RL/, तो 4/P²। सबसे पहले ये करना, ठीक है। उल्टा कर लो इसको, RL को इधर, RW को इधर। अब P की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 2। तो 2 × 2 4, क्या आ गया आंसर, 1/1, ऑप्शन ए। अब बताओ, इस चीज को यदि निकालने जाओगे विदाउट फार्मूला तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप निकाल पाओगे इतना जल्दी? आपको समझ ही नहीं आएगा भाई, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। इसमें कुछ दिया है क्या, कोई कुछ अब दिया है? सिर्फ पोल दिया है। आप एज्यूम करोगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू जेड, टोटल ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RN, देन आप स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन करना। बट दिस टू सिंपल, है कि नहीं, है ना। यहाँ बस EMF पूछा रहता तो टू इजी, बट यहाँ रेजिस्टेंस पूछा है। समझ आ रहा है? सेम क्वेश्चन मैंने आपको EMF में भी पिछले क्लास में करवाया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये दे दूं कि if total number of pole of a DC machine is equal to 6, and if winding is wave winding resistance, armature resistance उसको रखे रहो आप, रख दो वहां पर, रख दो। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.6 ohm. Then what is a armature resistance if if what is the armature resistance if winding is lap winding? बताओ आंसर। वाइंडिंग इज लैप वाइंडिंग, ऑप्शन ए है आपका। चलो ऑप्शन मत करो, सॉल्व करो डायरेक्ट, मैं अभी तुरंत ऑप्शन नहीं बना पाऊंगा। क्या है आंसर, समझ आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है आपको? गुड। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मतलब आप जैसे पढ़ते हो तो आप एनालाइज भी करो, चीजों को समझो कि क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है। अब देखो, अभी भैया मेरे को तो कुछ पता नहीं है सर, मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज पता है, ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र?
ये है ब्रह्मास्त्र। आर डब्ल्यू अपन आर एल पी स्क्वायर बाई 4। आर डब्ल्यू अपन आर एल इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर भाई? 6 डिवाइड बाई 4। आपको क्या दिया हुआ है? आर डब्ल्यू की वैल्यू आपको क्या निकालना है? आर एल। तो आर एल इज इक्वल टू आर डब्ल्यू 4 डिवाइड बाई 36। आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.6 इंटू, चलो निकाल लो आंसर, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं ये बताओ? 0.6 4 डिवाइड बाई 0.3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रुको 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 रुको। ठीक तो है। ठीक है, समझ आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, और देखते हैं। ठीक है लिखो तुम लोग, बनाओ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और इसमें क्या बताया जा सकता 6 पोल मशीन है ना? ठीक है। कितना है? आंसर आ गया ना? निकाल लिए? ठीक, मैं कुछ और सोच रहा था, मतलब इसको नहीं सोच रहा था मैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक वेरिफिकेशन कर, तो क्या है आपका? 0.06 ओम। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, तो ये फार्मूला कैसा लगा? बढ़िया लगा ये फार्मूला? और हम्म, और ईएमएफ में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ईएमएफ में क्या आया था फार्मूला? ईएमएफ में बताओ क्या आया था फार्मूला? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या था? आई पी इंटू क्या था? इंटू एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। अब आप बताओ सिर्फ क्या चेंज होता है? ये ए। मतलब यदि ई एल है और ई डब्ल्यू है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ए डब्ल्यू अपन ए एल। ए डब्ल्यू क्या होता है आपका? ध्यान से समझो, ए डब्ल्यू कितना होता है? हमेशा 2 रहता है कि नहीं? ए एल कितना होता है? हमेशा पी के बराबर होता है कि नहीं? ध्यान से समझो भैया, ध्यान से समझो, है ना? तो यदि इसको मैं ऐसा लिख दूं, ई डब्ल्यू अपन ई एल इज इक्वल टू पी अपन 2, होगा कि नहीं? ई डब्ल्यू अपन ई एल इज इक्वल टू पी अपन 2। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये एक चीज निकल गया, ई डब्ल्यू क्या है? ईएमएफ एट वेव वाइंडिंग। ई एल क्या है आपका? ईएमएफ एट लेफ्ट वाइंडिंग। दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला? रेजिस्टेंस एट वेव वाइंडिंग, रेजिस्टेंस एट लेफ्ट वाइंडिंग इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4। तो अभी तक का हमारा जो आज का डिस्कशन था वो हमारा ये था।
3 क्लास में तो ये सब आपको कोई देगा नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्या पूछा है पहले वो पढ़ो। कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे पूरा नहीं पढ़ा जाता है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि पढ़ो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले ये पढ़ा जाता है, कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ। अच्छा, मतलब मेरे को ईएमएफ कैलकुलेट करना है, किसका? डीसी जनरेटर का। ओ, तो मेरे को तो सिर्फ यही चीज पता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू 5p इंटू एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। ओह ठीक है। अब देखते क्या पूछा है, विच सेम फ्लक्स एंड स्पीड इज इक्वल टू, मतलब ये बोल रहे हैं भैया कि फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है और स्पीड जो है मेरा वो वेरी कर रहा है 1000 आरपीएम पे। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, विथ फ्लक्स पर पोल 24 मिली वेबर एंड स्पीड इज इक्वल टू 90 आरपीएम। तो दूसरा कंडीशन ये क्या दिया है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, 24 मिली वेबर, और एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 900 आरपीएम। ठीक है, और हमको डाटा क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बढ़ा बता रहा हूँ। डाटा क्या दिया है, डाटा ये दिया है कि मेरा कोई ईएमएफ है, मेरा कोई ईएमएफ इज इक्वल टू 100 वोल्ट आता है, जब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 20 मिली वेबर होता है, 20 मिली वेबर। और स्पीड, स्पीड दिया है क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, 800 आरपीएम होता है। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें डाटा में? नो। ठीक है, तो क्या वेरी वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर, फ्लक्स वेरी कर रहा है? नो। पहले पहला केस में देखो, इस केस में क्या है, फ्लक्स वेरी कर रहा है? नहीं, तो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इस केस नंबर 2 में क्या वेरी कर रहा है, फ्लक्स और ईएमएफ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू एन। तो फिर पहला केस में देखते हैं, जहाँ पर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट मतलब ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो ई टू अपॉन ई वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। एन टू की वैल्यू क्या दी है आपको, एन टू की वैल्यू क्या दी है मेरा, एन टू है 1000 आरपीएम, एन वन की वैल्यू क्या दी है मेरा, 800 आरपीएम। तो ई टू इज इक्वल टू ई वन इंटू, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5/4। ई वन की वैल्यू कितनी दी है, 100, 5/4, 4 एकम 4, 25, 25 पंचे 125। तो ई टू इज इक्वल टू 125 वोल्ट। टू सिंपल। केस टू, मजा आ रहा है, केस टू। ठीक है, केस टू क्या बोलता है कि मेरा फ्लक्स भी वेरी कर रहा है और मेरा ईएमएफ भी वेरी कर रहा है, तो ई टू अपान ई वन, फाई टू एन टू, फाई वन एन वन। फाई टू की वैल्यू कितनी दी है, 20 मिली वेबर, दोनों की मिली मिली वेबर है इसलिए कट गया वो। एन टू की वैल्यू कितनी दी है भाई इसमें, केस टू में 900। ठीक है, 900 है ना। फाई वन की वैल्यू कितनी दी है, फाई वन फाई वन फाई वन फाई वन फाई वन 20 मिली वेबर है ना। किसका 20 दिया है, हाँ ये 24 दिया है ना, ठीक ठीक, तो वहाँ 24 हो जाएगा भाई, ठीक बोल रहे हो तुम, बिल्कुल करेक्ट। फाई टू इज इक्वल टू 24 दिया है और 900, और फाई वन इज इक्वल टू 20 दिया है इंटू 800। निकाल लें इसकी वैल्यू, और है कितना आएगा, देखो तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देना आपको है, हमको नहीं।
135 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। इजी था कि नहीं? इजी था ना? ठीक है। पानी नहीं क्या? चलो चलो चलो, रहने दो। यहाँ तक की चीजें समझ आई? चलो पानी पानी ले आते थोड़ा। 1 मिनट ना, 1 मिनट, तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक 6 पोल लेफ्ट वाइंडेड डीसी जनरेटर है जिसका 720 कंडक्टर है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू 80 मिली वेबर पर पोल है, ड्रिवन एट 1000 RPM, फाइंड द जनरेटेड ईएमएफ। फाइंड द जनरेटेड ईएमएफ, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है माय फ्रेंड? जनरेटेड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टू इजी टू इजी टू इजी, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। P इज इक्वल टू 6। ठीक है, Z इज इक्वल टू 720। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू 80 मिली वेबर। देखो 80 मिली वेबर को हमेशा वेबर में चेंज करना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और N इज इक्वल टू 1000 RPM। 1000 RPM, तो जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी मशीन इज इक्वल टू E 5P इंटू N/60 इंटू Z/A। ए कौन सा कनेक्टेड है ये? लेफ्ट वाइंडिंग। तो लेफ्ट वाइंडिंग में जब कनेक्टेड है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, पी। तो पी और पी कट जाएगा, है ना, पी और पी हमारा कट जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁻³ एन की वैल्यू कितनी है? 1000 RPM। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं भैया? जेड है 720। निकाल लो आंसर। ठीक है, 80 इंटू 10⁻³ इंटू 1000/60 इंटू 720, 960 वोल्ट। ठीक है, आया? ये एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन रखे थे, देखे कि नहीं? स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो सीधा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा दिया आपने आंसर निकाला, तो इजी। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक 4 पोल डीसी जनरेटर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है भाई, तो अब आप लोगों को मजा आ रहा है डीसी मशीन पढ़ने में? कैसे? क्या हो गया? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा क्लियरिटी आता है। अब देखो, एक 4 पोल डीसी जनरेटर हैज 51 स्लॉट and each slot each slot contain 20 conductors. Hmm.
पर पोल फ्लक्स 7 मिलीवेबर, रन 1500, फाइंड द प्रोड्यूस ईएमएफ इफ मशीन इज वाइंडिंग। सॉल्व करते हैं। ईएमएफ का सबसे पहले फार्मूला लिखो वेव वाइंडिंग में। तो ईएमएफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखवाया हूँ वैसे ही लिखो, 5P इंटू एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए इज इक्वल टू 2। 5P इंटू एन बाई 60। आप मेरे एक बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो आपको पता नहीं है? आप बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो आपको पता नहीं है? देखो, इसमें कौन सा डाटा पता नहीं है आपको? फाई तो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 7 मिलीवेबर। ठीक है। पी दिया हुआ है आपको 4 पोल। ठीक है। स्पीड दिया हुआ है आपको। तो जेड नहीं मिल रहा मतलब आपको, है ना? कैसे? जेड क्या है? तो देखो, एक स्लॉट जो डीसी मशीन जैसे होता है ना, पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। उसके वो ऐसा बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, है ना? इसी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज। ये मान लो यदि आपका डीसी मशीन है, ध्यान से समझो, डीसी मशीन का आर्मेचर है। डीसी मशीन का आर्मेचर है, तो इसमें क्या होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं ना, स्लॉट्स होते हैं। ठीक है। क्या होता है? स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप का मतलब आपको ढांचा दिखेगा, है ना? अब इस स्लॉट में ना क्या होते हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं। इस स्लॉट में क्या होते हैं आपके? कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर से क्या बोल रहा है कि एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं? 20 कंडक्टर है। ठीक है, मतलब इसमें टोटल जो कंडक्टर है वो कितने हैं आपके? अरे यार, इसमें जो टोटल कंडक्टर है एक स्लॉट में कितने हैं? 20 कंडक्टर है ना? तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है ये? 20 कंडक्टर। आप ध्यान से समझना, 20 कंडक्टर कितने स्लॉट है भैया ये? टोटल स्लॉट इसमें जो है वो 51 स्लॉट है। ठीक है, 51 स्लॉट है। अब समझ आ रहा है? तो एक स्लॉट में यदि 20 कंडक्टर है तो टोटल कंडक्टर कितने होंगे? Z इज इक्वल टू 51 इंटू 20। होगा कि नहीं? एक स्लॉट में यदि तुम्हारा 20 कंडक्टर है तो फिर इसमें इसमें ऐसे करके मान लो ये टोटल 51 है। ठीक है, ऐसे काउंट मत करना कि ये 51 नहीं है, मैं एज्यूम किया हूँ कि ये लगभग 51 है। इसे बीच में डैश डैश बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग क्या है ना, काउंट करने लग जाओगे ऐसा। ठीक है, तो ये टोटल कितने स्लॉट है आपके? 51 स्लॉट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर क्या हुआ? 51 इंटू 20 कितना होगा? 51 इंटू 20, 1020 कंडक्टर। अब वैल्यू मिल गया ना? पाई की वैल्यू रखो, 7 इंटू 10 टू पावर -3 मिली वेबर को हमेशा चेंज करना है, ध्यान देना। P इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 1500 RPM डिवाइड बाई 60 इंटू Z इज इक्वल टू 1020 डिवाइड बाई 2। क्या निकलेगा आंसर? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो भाई। मतलब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलकुलेटर भी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप तो पूरा कोशिश करा करो आप लोग कि बिना कैलकुलेटर ही कैलकुलेट करो, क्योंकि ऐसा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ये, है ना? हार्ड है क्या? हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ये। बताओ, इतना आया क्या 357 वोल्ट?
या है कि नहीं आया? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि यदि हो, अब देखो, ए सिक्स पोल, ए सिक्स पोल डीसी मशीन हैज द आर्मेचर विथ 90 स्लॉट्स एंड 8 कंडक्टर पर स्लॉट। इजी है। रन एट 1000 आरपीएम, फ्लक्स पर पोल जितना, डिटरमाइन द इंड्यूस ईएमएफ। अब इसको निकाल लोगे ना? इजी है ना ये क्वेश्चन? इसमें कुछ है क्या इसको बताने की जरूरत है? ठीक है, इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो। है, अब मैंने पूरा चीज समझा दिया है, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन को फिर नहीं बताऊंगा, जो नया कॉन्सेप्ट है ना उसको बताने में मजा आता है। ठीक है, अब बना लोगे इसको। इट्स टू इजी कि यहाँ पर क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी रखना है बस आपको, और यहाँ ए इज इक्वल टू 2 रखना है, और जेड तो कैसे निकालना है पता है आपको, जेड इज इक्वल टू 90 × 8। ठीक है, क्लियर? बाकी आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ए 4 पोल डीसी मशीन has lap connected armature having 16 slot and 8 conductor per slot। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं 10 10 10 10 10 10 10। also calculate the frequency of EMF in armature coil, find the EMF available across the armature terminal। तो EMF तो तुम निकाल लेते हो, सबसे बड़ा मैटर करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। EMF निकाल लोगे ना इस क्वेश्चन का? निकाल लोगे कि नहीं? EMF का फार्मूला सेम है भाई। क्या होता है? EMF इज इक्वल टू 5P इंटू N/60। मैं इसलिए अब नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए ईएमएफ निकालना इज टू इजी। क्यों? सब चीज डाटा दिया हुआ है, ऐसी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो सिर्फ वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना जायज नहीं है, टाइम वेस्ट। बट यहाँ पर एक नया टर्म दिख रहा है आपके लिए, जो कि इंडक्शन मशीन ये सब नहीं पढ़े हो, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ। तो भाई आपको एक फार्मूला लिखाता हूँ, N इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी। सर ये क्या आ गया, कहाँ से आया? ये जो कहाँ से आया ना, ये मैं आपको सिंक्रोनस मशीन में बताऊंगा। ठीक है, बट एट दैट टाइम आप एज्यूम करो कि जो ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये होती है। अब यहाँ से ये फार्मूला होता है ये, है ना, स्पीड का। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहाँ से फिर एफ निकाल लो आप। तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू एन 120 हर्ट्ज। निकाल लोगे अब? पी की वैल्यू बताओ कितनी है भाई? 4। एन की वैल्यू बताओ कितनी है? कहाँ है एन? 1000 और 120। आता है ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन आपको ये चीज पता रहना चाहिए। किसी को डाउट ये हो रहा हो 33.33 है ना? किसी को डाउट ये हो रहा होगा कि सर ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है, ये तो सर हम लोगों ने एसी में पढ़ा, लेकिन सर आप पढ़ा रहे हो हमको डीसी मशीन, और उसमें आप इस फार्मूला को यूज कर रहे हो। क्या ये डाउट आ रहा है? अगर ये डाउट आ रहा होगा तो सबसे बड़े गधे आप लोग हो। ठीक है, आ रहा है क्या डाउट? बताओ अब। क्यों नहीं आ रहा है? तो चलो फिर आंसर दो। ठीक है, यदि आप लोग गधे नहीं हो तो फिर आंसर दो कि क्यों मैं एसी मशीन का इस फार्मूले को मैंने डीसी मशीन में, ये तो मशीन डीसी है भाई, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है।
क्यों मैंने इस फार्मूला का यूज़ किया है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा के चले गया और आपको समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट। आप अपना वैल्यूबल टाइम मेरे को दे रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको वैल्यूबल आउटपुट दूंगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा, लेकिन आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। देखो 2 घंटा 2.5 घंटा भी पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ भी तो आना चाहिए तुम लोग को। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट को ध्यान दो। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी पूछा है। ये ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर में होता है कि नहीं। अब आर्मेचर में कौन सा करंट और कौन सा वो रहता है, एसी। तो भाई अगर ये भी एसी और ये भी एसी तो है, तो दोनों भाई भाई, तो लगेगा कि नहीं वही फार्मूला। तुम्हारा सिर्फ कम्यूटेटर के कारण, अगर मैं कम्यूटेटर को हटा दूं और स्प्लिट रिंग में बदल दूं, तो आपका सेम मशीन आपका सिंक्रोनस मशीन बन जाएगा। इंडक्शन नहीं बनेगा, सिंक्रोनस बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तुम्हारा डीसी मशीन में ना क्या चेंजेस करूंगा मैं, डीसी मशीन में मैं कम्यूटेटर हटा दिया, और कम्यूटेटर हटाने और वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, स्लिप रिंग लगा दूंगा। ठीक है, ए सिंगल फेस एसी मशीन बन जाएगा तुम्हारा, एसी सिंगल फेस अल्टरनेटर। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा ऐसा है भाई लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें तुमको फ्लक्स निकालना है, इसमें तुमको फ्लक्स निकालना है। सेम है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, लेकिन चलो। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन लगेगा, द ईएमएफ जनरेटेड इज ओपन सर्किट। अब भाई ओपन सर्किट रहे शॉर्ट सर्किट रहे, ये सब नहीं सोचने का। ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना आर्मेचर में, वो 220 वोल्ट है, ओपन सर्किट ही बोलते हैं उसको। अगर क्लोज सर्किट रहा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज पता चलेगा, वो भी पढ़ाऊंगा जब मैं लोड करेक्टरिस्टिक ये सब पढ़ाऊंगा तो, है ना। अभी उतना मत सोचना, वो सब समझ आए। तो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 220 वोल्ट दिया है आपको। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ पोल आपको 4 दिया हुआ है। आपको स्पीड कितना दिया हुआ है, 600 आरपीएम का स्पीड दिया हुआ है, 600 बटा 60। और दुख की बात क्या है, दुख की बात अब चालू होती है। अब मेरे को जेड नहीं दिया है, और मेरे को लेफ्ट वाइंडिंग के लिए निकाल रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू पी दिया है। अब बताओ जेड कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। अब इसलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा मेरे को पता है कि आप कहाँ फंसोगे, तो जहाँ आप फंसोगे वो क्वेश्चन को मैं पहले एक बार सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी की वैल्यू दी है। अगर आप लोगों ने मेरा टी इज इक्वल टू 100 टन, a DC machine armature has 4 pole DC machine and 100 tons and run at this। ठीक है, समझ आया। T is equal to 100 tons। ओ माय गॉड। तो आप यदि कल के क्लास में जाओगे, कल के क्लास में जाने के बाद आप यदि ये याद करोगे कि मैंने डेरिवेशन कैसे किया था, तो आपको याद आएगा सर यहाँ पर कुछ तो टी नाम का चीज आपने यूज किया था डेरिवेशन में। और कॉपी पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 टन, ये लिखा हुआ है वहां भाई, 1 टन बनाने के लिए कितने कंडक्टर लगते हैं मेरे को, 2 कंडक्टर रखते हैं। 1 टन बनाने के लिए मेरे को कितने कंडक्टर लगते हैं, 2 कंडक्टर लगते हैं। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, याद करो भैया। ये क्या हो गए, 1 टन हो गया, 1 टन हुआ। तो 1 टन बनाने के लिए कितना, 1 टन हुआ कि नहीं। तो 1 टन बनाने के लिए 2 कंडक्टर लगते हैं। तो 100 टन बनाने के लिए कितने कंडक्टर लगेंगे, 100 टन बनाने के लिए
200 कंडक्टर। अब कुछ क्लियर हुआ? तो जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 200। अब निकाल लोगे? अब निकाल लोगे ना? तो क्या है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 220 पीपी तो कट गया, एन इज इक्वल टू कितना है, 600 बटा 60। देखो कैलकुलेशन इतना इजी है ना कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जेड की वैल्यू कितनी है, 200। 200 कट गया ना, पी पी कट गया यहाँ पर। पी यहाँ भी था, पी यहाँ पे, लेफ्ट वाइंडिंग के लिए बना रहे अभी। ठीक है, ये अब देखो, ये कट गया, ये कट गया, तो 220 बटा 2000 आएगा कि नहीं। 5 मिली वेबर में करना है तो 220 बटा 2 मिली वेबर 5 इन लैप वाइंडिंग। ठीक है, इन लैप वाइंडिंग। अब आपको डाउट आना चाहिए सर, आपको डाउट आना चाहिए, मैं जो डाउट आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, सुनो मेरा बात। आपको डाउट आना चाहिए सर, क्या ये फील्ड, क्या ये फील्ड, क्या ये फ्लक्स, क्या ये फ्लक्स मेरी आर्मेचर वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है, लैप और वेव वाइंडिंग कहाँ होता है, आर्मेचर में होता है ना। लैप या तो वेव वाइंडिंग यहाँ होता है, और ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो फील्ड से निकल रहा है। तो सर ये फ्लक्स क्यों चेंज करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा, कॉमन सी बात है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, चलो इसमें भी वैल्यू निकाल लो, वेव वाइंडिंग में भी निकाल लो। कितना आएगा, निकालो। फोर पोल मशीन है ना, अरे फोर पोल मशीन है ना, हाँ ठीक, यही पूछ रहा था मैं। कितना आएगा, 4000 आएगा। 5 वेव, मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और यहाँ से मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आपको कि सर ये क्यों इफेक्ट किया। आपको आना चाहिए डाउट, आपको आना चाहिए डाउट। ठीक है, ये आंसर है, मिली वेबर में लिख लेते हैं। आपको ये आंसर भी आना चाहिए डाउट, और आपको ये क्वेश्चन यहाँ से एक आपको कॉन्सेप्ट भी निकालना है, कॉन्सेप्ट भी निकालना है आपको यहाँ से। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट निकाल पा रहे हो आप? हम्म? क्या कॉन्सेप्ट निकाल पा रहे हो बताओ। बताओ क्या कॉन्सेप्ट निकाल पा रहे हो भाई। क्या कॉन्सेप्ट निकाल पा रहे हो? हम्म? मेरा पहले क्वेश्चन का तो आंसर बता दो आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर बताओ कि मेरा लैप और वेव वाइंडिंग तो मेरा आर्मेचर में होता है। ठीक है, लैप और वेव वाइंडिंग मेरा कहाँ होता है, मेरा आर्मेचर में होता है। लेकिन यहाँ पर और जो फील्ड फ्लक्स जो निकलता है वो मेरा यहाँ से निकलता है, इस पोल शू से निकलता है, फील्ड वाइंडिंग के कारण होता है ना, इस फील्ड वाइंडिंग के कारण। तो मेरा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो लैप और वेव वाइंडिंग है
लैप और वेव वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज करने से ये फ्लक्स कैसे इफेक्ट किया, फ्लक्स की अलग अलग वैल्यू क्यों आई, कोई मतलब यहीं पर इसका आंसर है। ठीक है, आप जैसे वीडियो भी देख रहे हो या क्लास में नहीं हो तो आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताए हो, मैं देखूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं वहां भी आंसर देता हूँ। क्या निकलेगा इसका आंसर? कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सी बात है कि ध्यान दो कि यहाँ बस क्या है, लैप और वेव वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ईएमएफ को कांस्टेंट रख रहे हैं कि नहीं? ईएमएफ को मैंने क्या कर दिया, मैंने कांस्टेंट रख दिया। ईएमएफ को मैंने क्या कर दिया, सेम रख दिया दोनों वाइंडिंग में। तो माय फ्रेंड आप ध्यान दो कि यदि मैं ईएमएफ को दोनों वाइंडिंग में मैं सेम रखता हूँ, ईएमएफ को दोनों वाइंडिंग में सेम रखता हूँ, तो जो फ्लक्स रिक्वायरमेंट है मेरा लैप वाइंडिंग में कम आता है एज कंपेयर वेव वाइंडिंग में। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है भैया, देख लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप लिख लो, थ्योरी में भी लिख लो इसको, कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्स एट लैप वाइंडिंग फॉर सेम इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, मतलब इज लेस देन वेव वाइंडिंग। ओ सॉरी 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 सर, मैं उल्टा बोल दिया, इज मोर देन वेव वाइंडिंग, उल्टा बोल दिया मैं, मोर देन वेव वाइंडिंग ना। 220/2 की वैल्यू ज्यादा आएगी भाई, 220/4 से। ठीक है, तो आप मतलब लिख लेना, आपको ये डाटा दिख रहा है, मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वेव वाइंडिंग का फ्लक्स का रिक्वायरमेंट कम होता है एज कंपेयर लैप वाइंडिंग से। ठीक, समझ आया ना? मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई वेव इज लेसर देन, यहाँ लिख देता हूँ फाई लैप वाइंडिंग फोर 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 सेम ईएमएफ, यही कॉन्सेप्ट को मैं बोल रहा था। फाइव वेव वाइंडिंग 220/4 कम लगेगा एज कंपेयर फाइव लेफ्ट वाइंडिंग से, और सेम ईएमएफ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, और कुछ क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। बट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये चालू करेंगे, आर्मेचर रिएक्शंस। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, आगे और है, बट ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। लेकिन उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द आर्मेचर रिएक्शंस। ठीक है, चलो, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।